नमस्कार दोस्तों। भारतीय गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस पर ऑलरेडी पीछे दो वीडियो बना करके डाले जा चुके हैं और आज हम लोग ये तीसरे वीडियो पर चर्चा करने जा रहे हैं कि रिपब्लिक का मतलब आखिरकार क्या होता है और भारत रिपब्लिक ना होता तो कैसा होता भारत। और दूसरी जगह हम लोग इसी वीडियो में ये भी जानेंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है, क्योंकि कभी कभी जो हमारे श्रोता हैं उनके लिए ये समस्या खड़ी हो जाती है कि लोकतंत्र और गणतंत्र के अंतर को कैसे समझें। इवन सिविल सेवा के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी कभी कभार इन शब्दों को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज इन दोनों शब्दों पर भी हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है। जैसे मैंने कहा कि गणतंत्र ना होता तो कैसा होता भारत। 1947 में भारत आजाद हो गया और आजादी के बाद हम लाल किले पर बहादुर शाह जफर के किसी वंशज को बैठा देते या फिर ऐसा करते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का राज तिलक कर देते और उन्हें दिल्ली की सत्ता सौंप देते और नियम बना देते कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति इस देश का राजा बनेगा। यानी कि एक प्रकार से फिर से वही राजशाही थोप देते जो आजादी से पहले भारत में कायम थी। फिर तो हमारे आजाद होने का और हमारे गणतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिर से हमारे ऊपर वही राजशाही थोप दी जाती और फिर से वही इस देश की करोड़ों जनता सोशल अन्याय और अत्याचार को सहन करती। जैसा कि राजशाही में जो मनमानी और निरंकुश तरीके से शासन होता था, उसी शासन के अधीन एक बार जनता फिर से हो जाती। आपके पास ना तो कोई अभिव्यक्ति का अधिकार होता, ना कोई इंडिविजुअल राइट्स होते और ना ही आप शासन सत्ता का विरोध कर सकते थे। एक प्रकार से हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो जाते, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से भारत फिर भी गुलाम रहता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और संविधान का जब निर्माण किया गया तो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य उसमें ये डाले गए कि संविधान ऐसा होना चाहिए जिससे इस देश के सभी नागरिकों को ये एहसास हो कि वो आजाद देश के नागरिक हैं और ये देश हम सबका है। इसलिए तो हमने गणतंत्र का रास्ता चुना था, ताकि सभी को ये एहसास होता रहे कि इस देश को आजाद कराने में उनकी भी भूमिका है। ये देश उतना ही उनका है जितना कि अन्य वर्गों का है। तो कुल मिलाकर के इसलिए हमने गणतंत्र का रास्ता चुना और गणतंत्र में आपको मिलते हैं इंडिविजुअल राइट्स, आपको शासन सत्ता के विरोध करने का अधिकार मिलता है और सबसे बड़ा अधिकार आपको ये तय करने का मिलता है कि कौन आपके ऊपर शासन करेगा और कौन आपके ऊपर शासन नहीं करेगा। आप 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको संसद में भेजते हैं और फिर उसके बाद
आप फिर से अपना नया प्रतिनिधि चुनते हैं या उसको बदल भी सकते हैं। तो ये गणतंत्र की खूबसूरती है, इसलिए हमने गणतंत्र का रास्ता चुना था। लोकतंत्र में तो शासन बहुमत से चलता है, लेकिन बहुमत को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि वो किसी के साथ में भेदभाव करे, या बहुमत को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि वो कल के मोदी जी या राहुल गांधी को इस देश का राजा बना दे, या जैसे आज पंजाब में सिखों का बहुमत है तो ऐसा थोड़ी है कि पंजाब को खालिस्तान बना दे। यही गणतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसलिए हमने गणतंत्र का रास्ता चुना था। तो ये तो बात हम लोगों ने ये समझी कि गणतंत्र का मूल्य क्या है, गणतंत्र का हमारे जीवन में महत्व क्या है। तब हम इस बात को जानेंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या होता है। संविधान को बनने में मात्र 3 साल लगे थे, लेकिन भारत को बनने में सैकड़ों वर्ष लगे। और भारत के बनने की यात्रा की शुरुआत अगर हम स्वाधीनता आंदोलन के दौर की बात करें तो इसकी शुरुआत 1857 की क्रांति से मानी जाती है। और भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौर से कैसे भारतीय संविधान का जन्म हुआ था, इस पर हम ऑलरेडी पिछले 10 से 12 वीडियो में चर्चा कर ही चुके हैं कि स्वाधीनता आंदोलन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और कैसे एक नए भारत का जन्म हुआ था। अब हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है, और भारत ने लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों का ही रास्ता क्यों चुना, जबकि दुनिया के बहुत से मुल्क, इवन ब्रिटेन और जापान, जहां सिर्फ लोकतंत्र है गणतंत्र नहीं। ब्रिटेन ने जबकि हमारे ऊपर हुकूमत की, लेकिन ब्रिटेन आज भी सिर्फ एक लोकतंत्रात्मक राज्य बना हुआ है, जबकि भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। यानी कि हमारे यहां लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी। अगर हम बात करें लोकतंत्र और गणतंत्र की, तो लोकतंत्र में भी तंत्र है और गणतंत्र में भी तंत्र है। लोकतंत्र में भी जनता है और गणतंत्र में भी जनता है। फिर इन दोनों में अंतर क्या है? चलिए अब हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन प्रणाली। 3 टर्म इसमें जो आए हैं वो 3 टर्म है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। अब इन तीनों टर्मों में सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो लोकतंत्र का जैसे पिलर माना जा सकता है वो है आपका बाय द पीपल। क्योंकि ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ये 2 शब्द राजतंत्र में भी हुआ करते थे। अशोक अकबर ये कोई अपने लिए शासन नहीं करते थे, ये भी तो जनता के लिए ही शासन करते थे, लेकिन जनता के द्वारा शासन नहीं करते थे। इस बाय द पीपल शब्द ने, जनता के द्वारा जो शब्द है, इस शब्द ने दुनिया में रेडिकल चेंजेस शुरू किए थे। और इसी एक शब्द की वजह से लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र बना, क्योंकि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा स्थापित शासन प्रणाली को ही लोकतंत्र कहा गया है। जबकि जैसा मैंने कहा कि 2 शब्द, जनता का, जनता के लिए, ये 2 शब्द तो राजतंत्र में भी थे। जो एक शब्द लोकतंत्र को राजतंत्र से अलग करता है वो शब्द है बाय द पीपल। और दुनिया में सबसे ज्यादा रेडिकल चेंजेस इसी बाय द पीपल की वजह से आए हैं। इसने दुनिया की तानाशाही प्रणालियों पर रोक लगाया, इसने दुनिया की
मनमानी और निरंकुश शाही प्रणालियों पर रोक लगाया। इसलिए इस बाय द पीपल जो शब्द आया है लोकतंत्र में, इसे हम लोकतंत्र का पिलर, मेजर पिलर कह सकते हैं। और इस एक शब्द की वजह से ही लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र बना। इस एक शब्द ने ही राजतंत्र को ध्वस्त करके उस पर लोकतंत्र नाम की इमारत खड़ी की। ये तो हो गया लोकतंत्र। अब गणतंत्र पर आते हैं। जैसा मैंने कहा कि गणतंत्र में भी आप देखेंगे तो वहां भी जनता है, और तंत्र का मतलब वहां भी शासन होता है। गण का मतलब जैसे एक प्रकार से लोगों का समूह, जैसे जनता ही कहा जाता है, तो लोकतंत्र में भी जो लोक शब्द है उसका भी मतलब जनता है। लोकतंत्र में जहां शासन बहुमत से चलता है, वहीं गणतंत्र ये तय करता है कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा, वो प्रतिनिधि वंशानुगत यानी कि हेरिडेटरी नहीं होगा, वंश परंपरा से नहीं आएगा, जैसा कि ब्रिटेन और जापान में होता है। ब्रिटेन और जापान में वहां का शासन का प्रतिनिधि तो जनता के द्वारा चुनकर के आता है, लेकिन राज्य का जो प्रतिनिधि है, राज्य का जो प्रमुख है, जिसे हेड ऑफ स्टेट्स कहते हैं, इसका चुनाव जनता नहीं करती वहां पर। ये आज भी वहां पर वंश परंपरा से बना हुआ है, क्योंकि वहां गणतंत्र नहीं है, जबकि भारत में लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों ही है। इसलिए भारत में जो यहाँ का हेड ऑफ स्टेट्स है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, इसका भी चुनाव जनता करती है, भले ही वो इनडायरेक्ट रूप से करती हो। लेकिन हमारे यहाँ का हेड ऑफ स्टेट्स वंशानुगत नहीं है। हमारे यहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स को जनता के द्वारा चुनकर के भेजा जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा उसका चुनाव होता है, जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं। वहीं ब्रिटेन में राजा या रानी आज भी उस देश में वंशानुगत तरीके से, वंश परंपरा से राज सत्ता पर आते रहते हैं, जबकि हमारे यहां वंशानुगत तरीके से राज सत्ता पर कोई राजा या रानी नहीं बैठता है, क्योंकि हमने गणतंत्र का रास्ता चुना। और गणतंत्र का मतलब ही यह है कि शासन सत्ता यानी कि हेड ऑफ स्टेट्स, जो राज्य का प्रमुख होगा, उसका चुनाव जनता के द्वारा होगा, वो वंश परंपरा से नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार से लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर है कि लोकतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में दो बातों को समझा। एक बात ये समझी कि गणतंत्र का हमारे लिए मूल्य क्या है, और दूसरी बात ये जानी कि लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये बात समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मैसेज करके, और यदि ना समझ में आई हो तो आप मैसेज करके बताइए। हम एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।